नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे कैसरगंज सीट को लेकर। बीजेपी सरकार ने कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को मैदान में उतार दिया है। वहीं रायबरेली से भी अब प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया है। बीजेपी की अब एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर प्रत्याशी ना हो, लेकिन वहीं अभी सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गई है कैसरगंज सीट, क्योंकि इस सीट को लेकर आरएलडी के प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं बगावत छेड़ दी है। आपको बता दें, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाकर अब आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है और उनका ये कहना है कि बीजेपी ने करण भूषण को मैदान में उतारकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब क्या ऐसे में जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या ऐसे में जयंत चौधरी भी एनडीए से गठबंधन तोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब खोजने के लिए आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि कैसरगंज सीट को लेकर आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। अक्षय, जिस प्रकार से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए में गठबंधन के माध्यम से शामिल हुए थे, क्या अब जिस प्रकार से उनके प्रवक्ता ने उनसे बगावत छेड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, तो क्या ऐसे में जयंत चौधरी भी अपने उम्मीदवारों, अपने प्रवक्ता के दबाव में आकर कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए शालिनी, एक बड़ी चीज मुझे लगता है यहाँ पर ये हुई है, क्योंकि महिला पहलवानों के द्वारा जो गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए थे, आप अगर गौर करेंगी तो महिला पहलवानों का समर्थन जयंत चौधरी ने उस वक्त किया था। ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला था, लेकिन फिर जब वो एनडीए का हिस्सा बन गए, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, तो सवाल उठा कि अब जयंत चौधरी का क्या रुख रहेगा। ऐसे में जब करण भूषण सिंह को यहाँ बीजेपी ने टिकट सौंपा, उनके नाम का ऐलान हुआ, तो अगले ही दिन प्रवक्ता रहे आरएलडी के रोहित जाखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब जिस तरीके से रोहित जाखड़ ने अपना इस्तीफा सौंपा, कई सवाल उसके बाद खड़े हुए। अपने तमाम सवालों का अपने दर्शकों के सामने जिक्र भी किया, लेकिन इस पर देखिए जिस तरीके से इस्तीफा आया, उसके बाद एसपीएन 9 न्यूज ने आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल से खास बातचीत की और रोहित अग्रवाल साफ तौर पर कहते नजर आए थे रोहित जाखड़ को लेकर के कि कई दिनों से, लंबे वक्त से खबरें मिली, यहाँ जानकारी, बातें सामने आ रही थी खुद जयंत चौधरी के कि रोहित जाखड़ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। रोहित जाखड़ की जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, वो आरएलडी के राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ जा रही है और उन पर जल्द ही कोई एक्शन लेने वाले थे जयंत चौधरी। इंतजार इस बात का कर रहे थे कि ऐसा ना करना पड़े। रोहित जाखड़ जो आरएलडी के खिलाफ जो तमाम अपने कदम उठा रहे हैं, वो कदम वो यहीं रोक दें और आरएलडी पर कोई एक्शन ना ले, इस इंतजार में बैठे हुए थे जयंत चौधरी। लेकिन रोहित जाखड़ ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। वहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ खासा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रोहित जाखड़ ने अपना इस्तीफा आरएलडी से दिया है, आप अगर गौर करेंगे तो ना ही वो कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद है। सांसद तो हालांकि आरएलडी में भी नहीं है, दो सीटों पर चुनाव जरूर लड़ा है जिसमें बिजनौर और बागपत सीटें आती हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो रोहित जाखड़ के अलग होने से आरएलडी में कुछ खासा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी ने जिस तरीके से एनडीए में आकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके बागपत और बिजनौर सीटें ली, तो आप गौर करें तो दोनों ही सीटों पर मतदान हो चुका है। जहां बिजनौर में पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को देखने को मिला, तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान बागपत में भी हो गया। तो अब कुछ खासा फर्क इस पर यहां पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बागपत को लेकर अगर बात करें तो बागपत में चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। वहीं जयंत चौधरी लगातार इस्तीफा देने के बाद अब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर करते नजर नहीं आए हैं। लेकिन अब सवाल ये भी बनता है कि जब जयंत चौधरी गठबंधन के माध्यम से एनडीए में शामिल हुए थे, तो उन्होंने एनडीए के समक्ष अपनी एक बात रख दी थी कि वो ब्रजभूषण के समर्थन में नहीं उतरेंगे। अब जिस प्रकार से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट दिया है, लेकिन बेटे को टिकट मिल गया। अब ऐसे में जो टिकट है वो तो कहीं ना कहीं परिवार में ही है। अब बात करें बीजेपी को लेकर तो अक्षय, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरती रही है, कांग्रेस को घेरा है, लालू परिवार को घेरा है, और भी ऐसी कई पार्टियां हैं जिनको वो घेरती नजर आई हैं। अब ऐसे में उन्होंने करण भूषण को मैदान में उतार दिया है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार अब बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही हैं कि जो खुद परिवारवाद को लेकर हमेशा कहता रहता था, अब वो खुद भी परिवारवाद
की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है बीजेपी को लेकर कि ब्रजभूषण के दबाव में आकर उन्होंने करण भूषण को मैदान में उतारा, क्योंकि लगातार जो महिला पहलवान है वो भी विरोध करती रही, उसके बावजूद भी बीजेपी ने करण भूषण को मैदान में उतार दिया है। अब ये कहना कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है कि जिस प्रकार से करण भूषण को मैदान में उतारा है तो ये महिला पहलवानों के साथ नाइंसाफी होता हुआ नजर आ रहा है। इस पे क्या लग रहा है? देखिए शालिनी, आपने यहाँ पर तमाम चीजों का जिक्र किया, ऐसे में मैं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता जो आरएलडी के हैं, वो उस बात को कहते नजर आए भी थे कि जब एनडीए में आए थे जयंत चौधरी, आरएलडी ने गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, उस दौरान जयंत चौधरी साफ तौर पर ये शर्त रखती नजर आई थी कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देंगे तब ही हम अपनी पार्टी का एनडीए के अंदर विलय करेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। और इस पर उन्होंने बात भी साफ की कि टिकट जो है करण भूषण सिंह को दिया गया, यानी कि बेटे को टिकट दिया गया, ब्रजभूषण को नहीं दिया गया। अब इस बात पर आगे वो कह रहे थे कि अगर कोई गुनाह यहाँ पिता करता है तो ये तो वही बात होगी कि उसकी जो सजा है उसके बेटे उसके बच्चों को भी दी जाए। तो यहाँ पर हमारा एक लक्ष्य उद्देश्य यही था कि टिकट ब्रजभूषण के हाथों ना जाए। अगर हम एनडीए में आते हैं तो हम ब्रजभूषण को टिकट मिलने नहीं देंगे, और वो हमने कर दिखाया है। बेटे को टिकट भले ही गया हो लेकिन वो कर दिखाया। लेकिन इसमें एक और चीज देखने वाली मुझे लगती है शालिनी, वो ये हो जाती है कि कैसरगंज और जो उसके आसपास की संसदीय क्षेत्र है, उसके आसपास की कई विधानसभाएं हैं, उसे लेकर माना जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का वहां पर बेहद ही अच्छा खासा दबदबा है। और यहाँ पर कई नेता, केवल जो बीजेपी के नेता है भी नहीं, कैसरगंज के आसपास के क्षेत्र में जो विपक्षी दलों के नेता है वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा सम्मान और उन्हें सांसद जी कहकर पुकारते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रजभूषण का कैसा यहाँ अच्छा खासा सियासी वर्चस्व है। और वो कहते भी नजर आए थे कि दबदबा था, है और हमेशा रहेगा, और वो नजर भी आता है कहने के संसदीय क्षेत्र कैसरगंज में। और यही कारण भी बना। आप देखिए जिस तरीके से जो गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे थे, उसके आधार पर बीजेपी सीधे तौर पर टिकट काट सकती थी, क्योंकि पार्टी ने यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा है, पार्टी ने यहाँ पर अन्य और भी अपने नेताओं का टिकट काटा है, कई बड़े चेहरों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में आप अगर देखिए, रमेश बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से सांसद, उन तक का टिकट काट दिया, साहेब परवेश सिंह वर्मा का टिकट दिल्ली से टिकट काट दिया, यहाँ पर तो बड़े बड़े चेहरों के टिकट काटे हैं। ऐसे में ब्रजभूषण का टिकट कट सकता था। लेकिन इसका कारण यह है कि आसपास केवल कैसरगंज नहीं, कैसरगंज तो भूल ही जाइए, उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रजभूषण की ऐसी पकड़ है कि अगर बीजेपी उनका टिकट काटती तो वो बीजेपी को उस क्षेत्र में काटने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को तो कुछ हद तक दरकिनार किया, लेकिन बेटी को टिकट सौंपा। ये कह सकते हैं कि जो ब्रजभूषण लगातार दबाव बनाते रहे, कहते रहे दबदबा है, दबदबा रहेगा, इसको लेकर ये कह सकते हैं कि हाँ, बीजेपी में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, क्योंकि बीजेपी ब्रजभूषण को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं उन्होंने बेटे को टिकट देकर ब्रजभूषण को ही टिकट दे दिया है। लेकिन अब एक सवाल ये भी बन जाता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में अभी तक सीटें बदली जा रही हैं, वो टिकट बदली जा रही, टिकट काटे जा रहे हैं, उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। अगर बात करें हम श्रावस्ती सीट को लेकर, तो वहां पर उम्मीदवार का टिकट काट दिया गया है, जबकि जो उम्मीदवार थे, आपको बता दें शिवमणि उम्मीदवार जो थे, उन्होंने अपना नामांकन तक दाखिल कर दिया था, उसके बावजूद उनका टिकट कटा है। तो ऐसे में जिस प्रकार से महिला पहलवान लगातार विरोध कर रही हैं, वो ये कहती नजर आ रही हैं कि हम पहले भी कहते रहे थे कि ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलना चाहिए, ना ही परिवार वालों में से किसी को टिकट मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि अक्षय, जिस प्रकार से महिला पहलवान विरोध कर रही हैं, ऐसे में करण भूषण का टिकट कट सकता है या नहीं? देखिए, अब इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है शालिनी। हमने जिक्र किया इस बात का, इसमें एक और चीज मुझे लगता है गौर करने वाली रहेगी। आप अगर देखेंगी तो महिला पहलवानों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, उनका समर्थन, महिला पहलवानों का समर्थन पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुआ, हरियाणा में ज्यादा हुआ था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर अब चुनाव गुजर चुका है, मतदान गुजर चुका है। और आप देखेंगी तो जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतदान हो चुका, उसके बाद बीजेपी ने बेटे को टिकट दिया, जबकि ये तय पहले से कहा जा रहा है, पहले से तय था। आप एक चीज मुझे लगता है गौर करेंगे यहाँ पर, तो महिला पहलवान जब अपने मेडल बहाने हरिद्वार की गंगा नदी के पास पहुंचे थे, वहां पर तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उन्होंने जाकर के तमाम महिला पहलवानों को रोका था। यहाँ था अन्य और भी पहलवान थे, उन्हें उनके मेडल गंगा में प्रवाहित करने से रोका था, और फिर वो उन तमाम पहलवानों को लेकर के मुजफ्फरनगर आ गए थे। तो कुल मिलाकर के जो महिला पहलवानों के द्वारा आरोप ब्रजभूषण पर लगाया गया, ऐसे में ब्रजभूषण का खासा विरोध पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां से चुनाव गुजर चुका। अब जाकर के बेटे को टिकट
दिया है। तो यहाँ पर अब इतना विरोध उठ नहीं रहा। आप देखिए विपक्ष से भी इतना ज्यादा इसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बात को जानते हैं कि गुनाह अगर पिता ने किया है तो बेटे को क्या कुछ कैसे कितना यहाँ जिम्मेदार ठहरा लेंगे। तो यहाँ पर ब्रजभूषण को बाद या ब्रजभूषण के बाद अब बेटे पर जिम्मेदारी आई है, तो वहां बीजेपी कहीं ना कहीं बचती नजर आई। भैया आपने जिक्र किया इस बात का कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव किस सियासी भंवर में फंसे हुए हैं कि लगातार टिकट बदल रहे हैं, टिकट देते हैं, नामांकन भरने का उस प्रत्याशी का इंतजार करते हैं और अगले ही दिन उसे कहते हैं आप घर आइए, अगला हमने भेज दिया है। तो ये कहीं ना कहीं खेल सा बना दिया। गौर करेंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही दिल्ली से सटे जिसे पश्चिम की राजधानी कहा जाता है मेरठ में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने 2 बार अपने प्रत्याशी बदले। पहले भानु प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, फिर उनका टिकट काट करके मेरठ से सटे सरधना से मौजूदा विधायक अतुल प्रधान को टिकट सौंपा। अतुल प्रधान नामांकन भरने पहुंचे, खबर मिली कि आपका भी भैया टिकट कट गया, जाइए घर जाइए, और फिर उतार दिया जाता है वहां पर सुनीता वर्मा को। जी हाँ, सुनीता वर्मा को। उनके पति उसी ही सरधना से एक वक्त में विधायक रह चुके हैं। अब सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे जितनी 62 सीटों पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से करीब 8 सीटें ऐसी है जहां पर 2 बार प्रत्याशी बदल चुके हैं, एक बार भी नहीं बदला है, 2 बार। तो कुल मिलाकर के असमंजस की स्थिति में अखिलेश यादव बेहद ही ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और जो स्थिति उनकी नजर आ रही है, जो लग रही है, उसके आधार पर तो यही लगता है कि चुनाव जीतना तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आधे तो छोड़िए, यहाँ पर जो 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चली है उसमें 70 पर भी अगर वो यहाँ रोक दे, यानी कि 10 सीटें भी इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश दिलवा दे, तो मुझे लगता है बड़ी बात होगी। अब देखना होगा कि कैसरगंज सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, बसपा की ओर से भी उतार दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से। आपको बता दें समाजवादी पार्टी की ओर से भगत राम मिश्रा को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बसपा से नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है और एनडीए की ओर से करण भूषण को मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार कैसरगंज सीट को कौन हासिल करता है, क्योंकि यहाँ पर अब जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो गया है। तो ऐसे में जो सीटों का जो मतदान होगा, जो वोटिंग होगी, वो कहीं ना कहीं 3 जगह पर बट जाएगी। अब देखना होगा जीत कौन हासिल करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।